92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी। रात के वक्त आपसे अक्सर मुलाकात होती है, लेकिन जिस तरह का वक्त है अभी, क्योंकि हर तरफ पैंडेमिक का खतरा है, तो फिर फेस टू फेस आमने सामने मुलाकात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल। इसीलिए बिग स्पॉटलाइट में मैं हाजिर हूं यहाँ पर, और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर राजेश अहलावत। मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल से हैं, गुरुग्राम में जो है। और कमाल की बात यह है कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और फिलहाल ग्रुप चेयरमैन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी है। सबसे पहले तो डॉक्टर राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग स्पॉटलाइट में। Thank you so much. It's a pleasure. I was looking forward to such a moment. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी बिल्कुल, हमें भी। और आपका क्योंकि बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे आपके पास्ट के बारे में थोड़ा सा, कि किस तरह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने अपनी यूरोलॉजी ट्रेनिंग जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से की थी 75 के पास, उसके बाद से करीब 10 साल मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में मैंने बिताए। उसके बाद में 10 साल में अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में था। फिर करीब 4-5 साल में फोर्टिस में भी मैंने समय बिताया है। और अब करीब 10 साल से मैं मेदांता में जब से शुरू हुआ है तब से इसके साथ में हूँ। कुल मिला के करीब 40 साल से मैं यूरोलॉजी की प्रैक्टिस में हूँ। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप हैं भी डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी से, तो मेरा पहला सवाल, क्योंकि आज बात करने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, तो पहला सवाल ये उठता है कि ये प्रोस्टेट है क्या और कहाँ होता है बेसिकली। प्रोस्टेट आप एक तरह से एप्पल की तरह से सोचें, एप्पल जिसमें के बीच में छेद है, और वो एप्पल आपने यूरिनरी ब्लैडर के माउथ पे फिट कर दिया है और आपका यूरिन का पैसेज उस छेद के थ्रू जा रहा है, एप्पल के थ्रू। इस तरह की ग्लैंड है, और ये ग्लैंड है जो कि सीमेन का करीब करीब 90% जो पोर्शन है वो इसी से बनता है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड and it is situated around that area and ये prostate gland gradually जब एक बार 50 साल 55 साल की उम्र के बाद से थोड़ा सा बढ़ना शुरू होती है, और तब ये थोड़ा सा लोगों में सिम्टम पैदा करना शुरू करती है। जी, तो प्रोस्टेट क्या है, कहाँ है, ये हमने जान लिया, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर की जब बात आती है तो सवाल यह है कि प्रोस्टेट कैंसर आखिर क्या है। प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है एक्चुअली। बहुत सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए कि कैंसर के नाम से लोग बहुत घबरा जाते हैं। आई थिंक डेंगू से और कोरोना से ज्यादा डरने की जरूरत है, प्रोस्टेट कैंसर से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, और एक तरफ वो स्पेक्ट्रम है जहाँ पे कि ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है और लोगों से कहा जाता है कि भाई साहब इसके इलाज की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ वो भी है कि जिसके इलाज की जरूरत होती है, जो कि नुकसान पहुंचा सकती है, बट सिर्फ नाम से घर बनाने की जरूरत नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो कि ये एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। अगर मान लिया एक तरह से देखा जाए कि 70 साल की उम्र पे अगर जैसे 100 लोग लिए जाएं जो कि किसी और कारण से जिनकी डेथ हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, हार्ट अटैक से हुई है किसी, और उन सब की प्रोस्टेट निकाल ली जाए और उन सब की प्रोस्टेट स्टडी करी जाए, तो आपको यकीन नहीं होगा कि 70% लोगों में थोड़ा बहुत एरिया प्रोस्टेट कैंसर का इनकी प्रोस्टेट में निकलेगा। तो इतना प्रिवेलेंट है। तो एज के साथ में होती है, पर सबको नुकसान नहीं पहुंचाती। डायग्नोसिस और नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीजें मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, और जैसा आपने बताया कि हाउ कॉमन इज प्रोस्टेट कैंसर, के 70 इयर्स के बाद अगर आप नोटिस करें तो 70% लोगों में शायद इसके लक्षण मिल भी जाएं। तो मेरा सवाल ये है, जी जी बताइए। नहीं, मैं कहता कि लक्षण न मिले, पर अगर मान लिया पैथोलॉजी करी जाए, काट के ग्लैंड देखी जाए, तो उसमें मिलेगा। लक्षण पे हम आएंगे, बात करेंगे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, पर लक्षण तो नहीं मिलते हैं। जी, तो कितना कॉमन है वैसे प्रोस्टेट कैंसर अगर बात करें तो? वही तो मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द लीडिंग कैंसर्स इन एल्डरली मैन। जेनाइटो मतलब पहले 5 कैंसर्स में एल्डरली मेल्स में इसका नंबर आएगा, ठीक है। दूसरे या तीसरे नंबर पे ये आपको कैंसर मिलेगा। और पर ऐसा नहीं है कि सब लोगों में सिम्टोमेटिक हो।
डायग्नोज किया जा सकता है, पर सिम्टोमेटिक होना या तकलीफ देना जरूरी नहीं है कि सब लोगों में दे। जी जी, तो अगला बड़ा सवाल जो है वो ये कि व्हाट कॉजेज प्रोस्टेट कैंसर, रीजन क्या है होने का इसके? हाँ, अच्छा सवाल है। और दो तीन चीजें हैं इसके बारे में कि एक तो जैसे मैंने कहा कि नंबर वन पार्ट तो एजिंग ही है, कि जैसे जैसे एज के साथ में सारे कैंसर्स के धीमे धीमे इंसिडेंस बढ़ते चले जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का भी उसी तरह से बढ़ता है। कुछ फैक्ट्स पता है कि कुछ, और या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमें पता है, और उनमें से है कि नंबर वन, कि अगर मेरे घर में किसी को, मेरे फादर या ग्रैंडफादर को किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो उन लोगों में जेनेटिक बैकग्राउंड, एक तरह से कह सकते हैं कि जेनेटिकली देयर कैन बी अ बैकग्राउंड। दूसरा जो एक मेजर ग्रुप है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जिनको के इम्प्लीकेट किया जाता है, वो एफ्रो अमेरिकन। उन लोगों में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा होता है। और तीसरा जो एक तरह से डाइटरी अगर बैकग्राउंड को लोग बहुत शौक होता है पूछने का, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो प्रॉब्ली रेड मीट और मीट कंजम्पशन, नॉन वेजिटेरियन स्पेशली रेड मीट कंजम्पशन के साथ में कहते हैं कि इसका इंसिडेंस ज्यादा हो सकता है। तो ये फिर मेरे ख्याल से तीन चार चीजें हैं कि पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन एजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जी बिल्कुल। तो क्या ऐसा है सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ जो मेल हैं आर मोर लाइकली टू बी डायग्नोस्ड विद प्रोस्टेट कैंसर? वही सवाल आपने पूछ लिया जो मैंने अभी बताया था कि जिनको, कि अगर एफ्रो अमेरिकन बैकग्राउंड है या रेड मीट ईटर्स हैं या जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, जी उन लोगों में ज्यादा लाइक्लीहुड होगा कि उनमें प्रोस्टेट कैंसर आप डायग्नोज कर सकें। जी जी, बाकी एज के साथ साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो अगला सवाल ये है कि किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पहचाना जाए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कि प्रॉब्लम ये है कि प्रोस्टेट कैंसर का के सिम्टम, जैसे आप सोचें कि प्रोस्टेट कैंसर ग्रो हुई, जिस एप्पल की हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा ग्रो हुआ, तो वो करेगा ये कि फ्लो को थोड़ा सा इम्पीड करेगा। पर अगर बिना कैंसरस ग्रोथ, जो बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जैसे हम कहते हैं, वो भी वही करता है, तो एक तरह से देखा जाए तो इसका कोई ऐसा सिम्टम नहीं है सेपरेट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोस्टेट सिम्टम्स जो हो। सो नंबर वन, देयर कैन नॉट बी एनी सिम्टम एट ऑल, कि बिना तकलीफ के किसी को ब्लड टेस्ट किया या कुछ डायग्नोज हुआ कि प्रोस्टेट कैंसर निकल आया, या कि आप बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की तरह से यूरिन के सिम्टम हुए कॉमन और उसमें निकल आया। एक ही तरह से डिफरेंस हो सकता है कि जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ग्रेजुअली होगा, पर ये थोड़ा सा ज्यादा फास्ट ग्रोथ हो सकती है। तो ये हो सकता है इसके सिम्टम कि मैं पिछले साल तो बिल्कुल ठीक था, पर पिछले एक साल में यूरिन के सिम्टम काफी हो गए हैं, सो दैट कुड बी इंडिकेटर। दूसरा एक हो सकता है कि पिछले दिनों वेट लॉस की हिस्ट्री रही हो जी वो। तो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर के सिर्फ यही दो तीन सिम्टम होंगे कि या तो ब्लड टेस्ट में मिल जाएगा, या थोड़े बहुत यूरिन सिम्टम होंगे, या वेट लॉस की हिस्ट्री होगी। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई सिम्टम्स का इंतजार करेगा, सिम्टम यूजुअली होते हैं कि जब ये बोन्स में पहुंच जाता है, तो लेट स्टेज में जो सिम्टम होते हैं कि बोन पेन्स या हिप पेन या बैक एक, जो कि बहुत कॉमन है। मेरा सवाल अगला ये है कि अगर कोई भी सिम्टम नहीं है तो फिर हम प्रोस्टेट कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे? वो प्रोस्टेट कैंसर को इस तरह से एक वो बड़ी डिबेट है दुनिया में कि, क्योंकि देयर आर मेथड्स के, जैसे रूटीनली हम एक ब्लड टेस्ट है जो हम 50 साल के बाद में या 55 साल के बाद में रूटीनली कर सकते हैं, और जिससे कि उसका राइजिंग लेवल, जिसको प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन कहते हैं, उसके राइजिंग लेवल अगर मान लिया एक है, राइज कर रहा है, या 4 के ज्यादा से ज्यादा हो गया है, तो लोग सस्पेक्ट करते हैं और फिर इसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, which is called opportunistic screening या screening for the prostate cancer, which has gone into a lot of debate world over कि शायद ढूंढने की जरूरत भी है या नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि इसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट शुरू किया जाए या सिम्टम आने के बाद में ट्रीट किया जाए, एंड पॉइंट शायद हम नहीं बदल पाते।
तो जी। इसलिए इसको हम लीड टाइम बायस कहते हैं कि आपने बीमारी जल्दी पकड़ ली, उसका जल्दी इलाज शुरू कर दिया और आपने क्लेम किया कि हमने तो इसको ज्यादा दिनों तक इसको ट्रीट कर पाए। तो इसलिए काफी डिबेट है। पर हाँ, कुछ पॉपुलेशन है जिसमें के अपॉर्चुनिटी स्क्रीनिंग के बजाय इसको पीएसए की स्क्रीनिंग करते हैं, और वो वही पॉपुलेशन है जिसमें फैमिली हिस्ट्री है या जिनको इस तरह के सिम्टम हैं, तो या अफ्रो अमेरिकन बैकग्राउंड है किसी की, तो उन लोगों में इसको स्क्रीन किया जाता है क्योंकि उनमें इस बीमारी से नुकसान हेल्थ को ज्यादा हो सकता है। जी, तो आपने पीएसए की बात की, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पीएसए टेस्ट क्या है? पीएसए एक प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट से निकलती है, ब्लड में डिटेक्ट करी जा सकती है। नॉर्मली सब लोगों में वो एक सर्टेन लेवल तक होती है, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब ये बढ़ जाती है। कौन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर उनमें से एक है। बट उसमें एक साथ में साथ दूसरी चीज जो जानने की है कि दो इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिसमें कि ये बहुत हाई लेवल्स हो सकते हैं, लोग बहुत डर जाते हैं जब इनको लोग गलत टाइम पे पीएसए करा लेते हैं। और वो है कि अगर किसी का यूरिन सडनली रुक गया है या किसी को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे लोग अक्सर जाके लोग बाग अनजाने में पीएसए करवा लेते हैं, एंड फिर पीएसए एंजाइटी इतनी हो जाती है उनको कि भागे भागे घूमते हैं कि मेरा पीएसए बढ़ गया है। तो पीएसए अगर सिम्टम्स नहीं है या यूरिन रिसेंटली कोई यूरिन सिम्टम नहीं हुए हैं या इन्फेक्शन नहीं हुआ है या यूरिन नहीं रुका है, तब पीएसए का टेस्ट ब्लड में करके वन कैन प्रिज्यूम या इंक्रीजिंग लेवल्स देख के वन कैन से कि शायद प्रोस्टेट कैंसर का शक इस आदमी में हो सकता है। जी। तो अगर इनिशियल टेस्ट में सामने आती है बात कि प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसके बाद फिर क्या, अगला स्टेप क्या होगा? प्रोस्टेट कैंसर है नहीं, शक है। जी। अगर मान लिया आप किसी का पीएसए बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे इसमें शक है। तो जैसे अब और पीएसए बीमारी अपने आप में पीएसए बीमारी नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग एज जिसमें पीएसए बढ़ सकता है, तो हम कहेंगे कि इसमें पीएसए का शक है। तो पहले एक हम सीधे सीधे ऐसे सब पेशेंट्स में बायोप्सी करते थे। बायोप्सी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है कि प्रोस्टेट के पीसेस निकाल लेते हैं एक नीडल से, उनको पैथोलॉजी उनकी माइक्रोस्कोप से उसको जांच कर लेते हैं, और उसके एक कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सब लोगों में बीमारी नहीं निकलती, तो इसका मतलब है कि हम अननेसेसरीली कुछ लोगों में बायोप्सी कर रहे हैं जिसमें हम शायद अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ये किया है कि ऐसे लोगों में जिसमें शक होता है, हम एक मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई कहते हैं, वो एक एमआरआई की जांच करवाते हैं, और एमआरआई के रिजल्ट्स काफी स्टेज तक, काफी हद तक प्रोस्टेट कैंसर की उस सिवियरिटी को कि जिसको ट्रीट करना है उसके क्लोजली उसको हमें पहुंचा सकते हैं। तो जिनमें पीएसए बढ़ा हुआ मिला या बढ़ता हुआ मिला, हमने एमआरआई कराया, एमआरआई में सस्पिशन हुआ, उन लोगों में फिर हम तीसरी स्टेज पे जाएंगे, उन लोगों में फिर बायोप्सी करेंगे, और जब बायोप्सी के रिजल्ट से कंफर्म हो जाएगा तब फिर ये होगा कि हाँ प्रोस्टेट कैंसर है। जी। जी। तो जब कंफर्म हो गया, तो बात करें अगर ट्रीटमेंट की, तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? बहुत हम सही टाइम पे अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने डायग्नोज कर लिया। और अब मैं सबसे पहले स्टेटमेंट पे वापस जाना चाहूंगा, जब मैंने कहा था कि प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत वाइड, बहुत ब्रॉड बेस्ड डिजीज है, और एक तरफ वो डिजीज है जिसके के ट्रीटमेंट से ज्यादा नुकसान हो सकता है, बीमारी से कम नुकसान हो सकता है, और दूसरी तरफ वो बीमारी है जिसके अगर इलाज नहीं करें तो सेहत को खराब कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जब डायग्नोसिस के बाद में होता है कि आदमी की उम्र कितनी तेज दौड़ रही है और बीमारी कितनी तेज दौड़ रही है, और कौन आगे निकलेगा। बात समझे? बिल्कुल जी। तो मान लिया वही बीमारी एक 85 साल के आदमी में शायद उसमें इलाज की जरूरत नहीं है, और 45 साल के आदमी में जरूरत होगी, क्योंकि उसका इलाज 40 साल के लिए करना है और उसका इलाज 10 साल के लिए करना है। तो वो कि बीमारी और एग्रेशन जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट होती है वो भी काफी हद तक ये बता सकती है हमें, उसमें ग्लीसन स्कोर कहते हैं उसको, कि बाय ग्लीसन स्कोर
it can be predicted that how harmful this disease could be. Just to give you an example, अगर किसी का ग्लीसन स्कोर 3+3 जिसे हम 6 कहते हैं आउट ऑफ 10 है, उस आदमी में प्रोस्टेट कैंसर से बीमार हो के मरने की संभावना 2% है 15 साल में। तो एक तरह से ये बहुत, मतलब शायद फ्लू से और इन चीजों से ज्यादा लोग बाग मरे बजाय इस बीमारी के, और खासतौर से उस एंड पे बीमारी के। तो डायग्नोसिस जरूरी नहीं है। तो हम उस स्टेज पे जब हमने पहचान लिया कि इसको प्रोस्टेट कैंसर है, तो अगला चीज हमारी देखने की होगी कि एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं वो कितनी है, और एग्रेशन डिजीज का कितना है। और तब फिर हम पेशेंट्स को ऑप्शंस देते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप इस बीमारी को सिर्फ वॉच कर सकते हो, या इसको क्योर कर सकते हैं, या इसको दबा के रख सकते हैं। 3 चीजें पॉसिबल हैं जी। तो उन लोगों में जिसमें कि बीमारी के बढ़ने की संभावना कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, उनमें हम कहेंगे कुछ मत करो, जब तकलीफ होगी तब हमारे पास इसके इलाज हैं, वी वुड बी एबल टू ऑफर इट टू यू। जो यंग पेशेंट्स होंगे जिनमें ये बीमारी सिग्निफिकेंट है कि अगले 5 साल चुपचाप बैठने वाली नहीं है, या अगले 10 साल में तकलीफ पहुंचाने वाली है, उनको हम सलाह देंगे आप इसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। और वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट या तो हम प्रोस्टेट निकाल दें या प्रोस्टेट ग्लैंड को रेडिएशन दे दें। तो 2 क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स हैं और दोनों के दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं एज फार एज कैंसर क्योर इज कंसर्न। दोनों इक्वली इफेक्टिव है। या एक तीसरी स्टेज हो सकती है कि जबकि या तो बीमारी इलाज कह लो या इतनी फैली हुई है कि हम उसको क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि क्योर तभी कर सकते हैं जब वो एक छोटी एरिया में सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर ही अंदर है। तो अगर मान लिया वो बीमारी फैली हुई है या फैली हुई नहीं भी है, तकलीफ दे रही है, पर जहां हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्ट है, उन लोगों में हम इसको सिर्फ सप्रेस करके रख सकते हैं। और इवन दोज ट्रीटमेंट्स जो सप्रेस करके रखने वाले ट्रीटमेंट भी, इट इज पॉसिबल टू कीप द डिजीज अंडर कंट्रोल। अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ में 2 साल 4 साल 5 साल तक हम इसको दबा के रख सकते हैं विद ट्रीटमेंट। और वो दबाना इसका बेसिकली होता है कि इसको इसका जो मेन खाना है इस बीमारी का, वो मेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है। तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर दें तो इस बीमारी को काफी दिनों तक दबा के रखा जा सकता है जी। तो अगर हम टाइप ऑफ सर्जरी की बात करें तो जो पुरुष जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, कौन कौन सी टाइप की सर्जरीज अवेलेबल है उनके लिए? प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी में पूरी प्रोस्टेट निकाली जाती है। जो आदमी में यूरिन कंट्रोल की जो पावर होती है, वो एक तो प्रोस्टेट के अंदर ही एक स्फिंक्टर होता है जिसको इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है जिसपे प्रोस्टेट बैठती है। तो उसको प्रोस्टेट को निकाल के और ब्लैडर को यूरेथ्रा से दोबारा जोड़ना पड़ता है। तो यही एक आर्ट है जो कि जिसमें कि आप मैक्सिमम जितना टिश्यू आसपास का देख के आप सेव कर सकोगे, उतना ही अच्छा फंक्शनल आउटकम होगा उस सर्जरी का। तो पहले किसी जमाने में ये प्रोस्टेट निकालने को रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं सर्जरी का नाम। पहले ओपन सर्जरी होती थी और ये बड़ी ड्रेडेड सर्जरी हुआ करती थी कि कम से कम, और पेल्विस में वीनस प्लेक्सस कहते हैं कि वेन्स के जो गुच्छे होते हैं चारों तरफ, प्रोस्टेट चारों तरफ खासतौर से इतने होते हैं कि ब्लड लॉस काफ़ी होता है। तो करीब करीब 1 लीटर 1.5 लीटर तक ब्लड लॉस होता था, सब लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था। वो एरिया ऐसा होता है कि देखना उस एरिया में बड़ा मुश्किल है। स्फिंक्टर को बचा के प्रोस्टेट को निकालना, तो अक्सर उसमें डैमेज हो जाता था स्फिंक्टर। तो फंक्शनल आउटकम सर्जरी इटसेल्फ ड्रेडेड होती थी, पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत टाइम लगता था रिकवरी में, और बाद में भी फंक्शनल रिकवरी अच्छी नहीं होती थी। तो तीनों ही एस्पेक्ट थे ओपन रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के, जो मेरे ख्याल से 8-10 साल तक पहले तक काफी हद तक लोग करते रहे हैं। सन 2000 में एक बहुत बड़ा इसमें वो इवोल्यूशन कह लो, वो रोबोटिक सर्जरी के थ्रू आया है कि आज की तारीख में जैसे ही ये इवॉल्व हुई है, इस प्रोसीजर का ब्लड लॉस 100 ml 150 ml के करीब रह गया है। मतलब करीब करीब किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। इस सर्जरी में
के बाद में उस पेशेंट को विद इन 24-48 आवर्स में आप घर भेज सकते हैं। और ये जो रोबोटिक इज अ विजन, जो कि 3D विजन होता है, और जो 3D कैमरा होता है, एंड इट्स मैग्निफाइज द थिंग्स बाय 10 टाइम्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो विजन इज सो गुड दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई थिंग्स जो कि ओपन सर्जरी में हम अपनी आंख से शायद देख भी नहीं सकते, वो चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। तो वी आर एबल टू सेव मोर, इफ यू सी मोर यू सेव मोर। तो इसलिए फंक्शनल आउटकम बेटर है। तो आज की तारीख में प्रैक्टिकली जो प्रोस्टेटेक्टमी में एक सर्जरी जिसमें प्रूव्ड है कि रोबोटिक सर्जरी हैज इमेंस बेनिफिट्स ओवर ओपन सर्जरी, वो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी सर्जरी है। तो प्रैक्टिकली आज की तारीख में सिर्फ इस करने का एक ही तरीका है, वो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। I'd like to say thank you so much for doing this in Spotlight, and I think आपका जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत सारे लोगों को जो कुछ भ्रम थे ना, जो मिथ थे उनके, वो जरूर दूर हुए होंगे। Thank you so much, sir. Pleasure. It's a pleasure to be with you.